नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो यहाँ पे बताना है, घोषणा हो चुकी है 39वें राष्ट्रीय खेलों की। कब होंगे? 2027 में होंगे। कब होंगे? 2027 में होंगे। और 2027 में जो है कौन सा राज्य मेजबानी करेगा, ये पूछा है। अगर पूछ रहा है 38वें खेल, तो अभी चल रहे हैं कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। कब तक चलेंगे? 14 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, 14 फरवरी तक चलेंगे, उत्तराखंड में चल रहे। अब यहाँ पे पूछा है 39वें की घोषणा भी हो चुकी है इसी के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, मेघालय। मेघालय करेगी मेजबानी। ठीक है, मेघालय राज्य जो है वो मेजबानी करेगा। आइए आगे बात करते हैं। इसमें अगर बात करते हैं घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा की गई है। किसने की? तो इसकी अध्यक्ष हैं कौन? पीटी उषा जी। इन्होंने जो है जानकारी दी है। किसको दी है? तो मेघालय के जो सीएम है कॉनराड संगमा, इनको दी है। और ये कब आयोजित किए जाएंगे 39वें राष्ट्रीय खेल? तो फरवरी मार्च 2027 में आयोजित किए जाएंगे। और ये किसके दौरान की है? तो ये मेजबान के रूप में जो है मेघालय को चुना गया है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में जो समापन होगा हल्द्वानी में। कब होगा? तो कल जो समापन होगा उसके दौरान इनको जो है सौंपा जाएगा कि 39वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे वो मेघालय राज्य में होंगे। ये सीएम को सौंपा जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ मेजबानी होती है किसी देश को, तो वो जितना भी टाइम पीरियड होता है उसका वो खर्चा वही राज्य देगा और वही चीज़ें वो आयोजित करता है। उसकी समिटें जितनी होंगी वही आयोजित करेगा मेघालय ही। ठीक है, आगे बात करते हैं 38वां संस्करण 2024 उत्तराखंड। मुख्य रूप से स्थल कहाँ है? तो देहरादून। 7 शहरों में आयोजित किए गए। उसके अलावा बात करें 37वां संस्करण 2023 गोवा, 5 शहरों में आयोजन किया गया था। 36वां संस्करण जो 2022 गुजरात में आयोजन किया गया था। 35वां संस्करण का आयोजन जो 2015 में होता है केरल में। और 39वां जो होगा वो कहाँ होगा? 2027 में होगा, मेघालय में। तो याद रखिए। अब यहाँ पे 38वें जो है राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। अभी 14 तारीख में जब फाइनल होगा उसके बाद आपको एक स्पेशली वीडियो मिलेगी कितना क्या प्रदर्शन रहा है किस राज्य का, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं, अभी उत्तराखंड और चर्चा में आया था क्योंकि उत्तराखंड की बात आई है। तो यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कब लागू की ये? तो ये जो 27 जनवरी 2025 को लागू हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, पहला राज्य बन गया है, ये पूछा जा सकता है। अगर बात कर लेते हैं यूसीसी लागू करने के लिए दूसरे राज्य ने किसने निर्णय लिया है, तो दूसरे राज्य जो है वो गुजरात ने लिया है। किसने लिया? तो गुजरात ने लिया है कि हमें यूसीसी लागू करने के लिए। उसने जो समिट भी बना ली है और समिटें भी कर रहा है और समिति भी बनाई है। तो ये सब चीज़ें जो है मसौदा तैयार कर लिया है गुजरात ने यूसीसी लागू करने के लिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं उत्तराखंड और चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि उत्तराखंड में अभी जो है ऐसा मदरसा तैयार किया गया है जिसमें क्या है, उसमें मदरसे में जो है संस्कृत एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज तक आपने सुना होगा मदरसे में क्या होता है कि इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी और संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाएगी। वो मदरसा देहरादून में आयोजित जो है खुला है। और उसमें एक महत्वपूर्ण बन जाता है, ये मदरसे का नाम क्या रखा गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो इतनी चीज़ आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। उत्तराखंड के बारे में एक पार्क पूछा जा सकता है, जिम कॉर्बेट, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि अगला जो एआई शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा, कौन सा देश जो है मेजबानी करेगा। अगर बात करें इस बार की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का फुल फॉर्म होता है। इसका जो है मेजबान इस बार कौन रहा है? तो पेरिस में हुआ है इसका शिखर सम्मेलन। पेरिस जो है किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, ये मेजबानी किसने की है? तो ये जो है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने जो है अध्यक्षता की है। और अगर पूछ लिया जाए से अध्यक्षता जो है किसने की है, तो से अध्यक्षता बात करते हैं वो किसने की है, तो अध्यक्षता जो अपने मोदी जी ने की है, से अध्यक्षता। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है से अध्यक्षता एआई शिखर सम्मेलन की किसने की है, तो अपने मोदी जी ने की है। ठीक है, मोदी जी ने की है। यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है।
उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे जब पेरिस आया तो पेरिस के जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसमें जो है कितने समझौते होते हैं, और जो जो इमैनुअल मैक्रों जी हैं वो 2024 में अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है हर साल, याद रखिए। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसी में जो है पेरिस में क्या हुआ है, तो पेरिस में जो अपना भारत है, भारत का एक दूतावास खोला गया है, ठीक है। और दूतावास कौन सा खोला गया है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक दूतावास खोला गया है, महावाणिज्य दूतावास है। इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है, ठीक है। कहाँ पे खोला गया है, फ्रांस के, तो मार्सले एक शहर है, वहीं पे खोला गया है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। इसका दूतावास का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ये जो है कटिंग हिंदुस्तान पेपर की है, आज के पेपर में दिया था। इसमें जो है कितने मुद्दों पर जो है सहमति व्यक्त की गई, 10 मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें जो है आधुनिक और छोटे मॉड्यूल रिएक्टर वगैरह बनाए जाएंगे, और वैश्विक समस्याओं को निपटाने की बात हुई है, एआई पे विकास करने की बात हुई है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव लाने की बात हुई है, और जिसमें तकनीकी वगैरह की बात हुई, व्यापार निवेश की बात हुई है। मतलब कुल मिला के ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस और भारत के बीच जो है, भारत और फ्रांस के बीच जो है कितने समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए या सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है। तो ये बात हुई है। उसके अलावा जो है आपने मोदी जी ने क्या कहा है, तो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भारत 2026 में लॉन्च होगा। तो ये जो है मोदी जी ने ये कहा है कि भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, तो ये जो है कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाएगा, ये डेट पूछी जा सकती है कब लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा ये हिंदुस्तान पेपर की जो है कटिंग है आज की, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, मिस्र में किया जाएगा। कहाँ पे, तो मिस्र में किया जाएगा, ठीक है। अभी मिस्र और चर्चा में आया था क्योंकि मिस्र जो है साइक्लोन जो है युद्ध अभ्यास चल रहा है, किसके किसके बीच, तो भारत और मिस्र के बीच। तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भी चल रहा है कहाँ पे, तो राजस्थान के महाजन में ये चल रहा है। और कौन सा संस्करण है, तो ये 3रा संस्करण है, ठीक है। मिस्र के साथ ही हो रहा है, ये भी पार्ट पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं ये कि युद्ध अभ्यास और हो रहा है, कौन सा, तो ये कि युद्ध अभ्यास जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है एकोवेरिन जो युद्ध अभ्यास है वो चल रहा है भारत और मालदीव के साथ, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो ये जो जीता है ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, पंकज आडवाणी जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। यहाँ पे इनका इमेज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो यहाँ पे बताना है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, क्या रियन जैकवेट ने जीता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, 14वें एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है 14वें एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम, मतलब कि यहाँ पे मछलियों वगैरह की बातें हो रही हैं कि इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। नई दिल्ली में हो रहा है। और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पे दुबई की बात आए तो एक दुबई की एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स हैं वो दुबई के कहाँ पे, रियाद में
रियाद में जो है आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, 2027 में। कब? तो 2027 में आयोजित किए जाएंगे। ये जो है आपने अगर कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। ये घोषणा जो है आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जे शाह उन्होंने की थी, तो दुबई भी चर्चा में था, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसके बात करते हैं इसका उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किया है 14वें संस्करण का उद्घाटन, ठीक है। ये 12 फरवरी 2025 की न्यूज है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आज नई दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो है इसका उद्घाटन भी हो गया, और जो वैश्विक मत्स्य पालन जलीय कृषि में महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर साबित होगा, ये इन्होंने बताया। उसके बाद बात करते हैं एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी, और उसके अलावा बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार, एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी भारतीय शाखा जो है मैंगलोर के सहयोग से जो है आयोजित किया जा रहा है। मतलब इतने सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये कथन में प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए, कथन में प्रश्न बनाया जाए। और इसके थीम की बात करें तो थीम है एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना, इसका थीम है, याद रखिएगा। ये थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। जब भी देखिए कोई आयोजन होता है तो उसमें थीम क्या रहा है, कहाँ पे आयोजित किया गया है, और जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया। अब यहाँ पे नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि नई दिल्ली में हाल ही में जो है विश्व पुस्तक मेले का जो है समापन हुआ है, विश्व पुस्तक मेले का। तो कब से कब तक चला था? तो ये जो है 1 से 9 फरवरी तक ये चला था। इसका उद्घाटन जो है हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था, ठीक है। विश्व पुस्तक मेले का कहाँ पे? तो भारत मंडपम में। कहाँ पे? तो भारत मंडपम में आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज़। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यहाँ पे बताना है कि इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बताना है कौन बने। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। तो ये जो बने विराट कोहली जी बने, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। उसके अलावा बात करते हैं तो इन्होंने जो है ये जो है सीरीज कौन सी थी? तीसरे वनडे मैच में इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तीसरे वनडे मैच के दौरान जो है 52 रन बनाकर जो है इन्होंने पारी खेली थी। टोटल जो है 4000 रन बनाए हुए हैं अपने इंग्लैंड के खिलाफ पूरे जीवन में। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि ये जो है भारत के पहले बल्लेबाज हैं, और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है 6वें स्थान पे आते हैं, ठीक है। अब भारत में पूछ ले तो पहले बल्लेबाज हो गए इंग्लैंड के खिलाफ बनाने वाले, और पूरे विश्व में जो है 6वें हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंग्लैंड को हरा दिया। यहाँ पे जो है आज की कटिंग है न्यूज़पेपर की, ये जो है हिंदुस्तान की कटिंग है, ठीक है, हिंदुस्तान की, और ये जो है दैनिक जागरण की है, ठीक है। दोनों कटिंगें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ बताई गई है कि 142 रन से जो है इंग्लैंड को हरा दिया भारत ने, ठीक है, तीसरे वनडे मैच में। अब यहाँ पे इतनी चीज़ याद रखिएगा, आप पूछ ले जाए भारत ने जो है इंग्लैंड को कितने रन से हराया, तो 142 रन से हरा दिया तीसरे वनडे मैच में। फिर उसके अलावा बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा जो रन बनाए वो किसने बनाए? तो सबसे ज़्यादा रन जो बनाए वो 112 रन बनाए शुभमन गिल ने बनाए, और इनका जो है शुभमन गिल का जो है 7वां वनडे शतक था, याद रखिए। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप न्यूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो है आयोजित कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी जो है यहाँ पे जो है कितने कितने रन किसने बनाए, तो यहाँ पे लिस्टें दी हैं, तो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में थाई पुषम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है वो तमिलनाडु में। ये तमिल का त्यौहार है, याद रखिएगा, और तमिलनाडु में शुरू होता है। आइए यही जो है उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, विदेश में कहाँ पे मनाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये उत्सव जो मनाया जा रहा है मलेशिया में मनाया जा रहा है, ठीक है। मलेशिया में यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा मटकी ऐसी, इसमें दूध ले जाते हैं, और एक कहाँ पे जो है कौन सी गुफाओं में? तो बाटो गुफाओं में मनाया जा रहा है, ठीक है, मलेशिया में। वैसे तो तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, तमिल का मुख्य रूप से त्यौहार है, इसलिए
जो है तमिल के जो लोग हैं वहाँ मलेशिया में वो मना रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं कौन से मंदिर में, श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मनाया जा रहा है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें किस भगवान की पूजा होती है, तो मुरुगन भगवान की पूजा होती है। ठीक है, इसमें ये भगवान की पूजा पूछी जा सकती है। और जो है मलेशियाई जो सरकार है उसने जो है इस दिन को जो है, ये कल की बात है, ठीक है, कल की बात है, इस दिन को जो है क्या कर दिया है, तो अवकाश घोषित कर दिया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। विदेश में पूछ रहे हैं मलेशिया में मनाया जा रहा है, और अगर अपने भारत में पूछ रहे हैं तो तमिलनाडु में चल रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी, तो भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया है 2024 का। तो इसमें जो है कितने देश शामिल किए गए थे, तो इसमें देश जो शामिल किए गए थे वो कितने, तो 180 देशों में से भारत का जो स्थान रहा है वो 96 स्थान पर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का जो है कौन सा स्थान रहा है, तो 180 में 96 स्थान रहा है। फिर उसके बाद करते हैं 100 में से जो है 38 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 38 अंक प्राप्त हुए हैं। 100 जो है 100 नंबर जो पूर्ण होता है अंक, उसको जो है अच्छा देश माना जाता है, उसमें भ्रष्टाचार कम माना जाता है, मतलब शून्य भ्रष्टाचार माना जाता है। अगर पूर्व के वर्षों में देखें भारत की, तो 2023 में 93 स्थान था, जो है घटकर 3 घट गया है, मतलब 96 हो गया, मतलब कि और जो है गिरावट आई, भ्रष्टाचार और बढ़ा है भारत में। फिर बात करते हैं 2022 में, तो 85 स्थान पे था और उसमें 40 अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब कि जो है पहले 2022-23 की स्थिति की देखी जाए तो इस बार जो है और ज़्यादा बढ़ा है भ्रष्टाचार भारत में। फिर पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान का 135वां स्थान है, श्रीलंका का 121वां स्थान है, बांग्लादेश का 149वां स्थान है, 76वां स्थान जो है चीन का है। ठीक है, इससे बढ़िया तो चीन का स्थान है अपने भारत से। और अगर बात करते हैं यहाँ पे शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो शीर्ष देश की बात करते हैं तो यहाँ पे डेनमार्क शीर्ष रहा है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं फिनलैंड और सिंगापुर जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें जो है सबसे निचला स्थान सोमालिया का और वेनेजुएला का रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ आपको शीर्ष पूछा जाएगा कि भारत की क्या स्थिति रही है, किसके द्वारा जारी किया जाता है और जो है इसकी रैंकिंग क्या रही है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत टेक्स 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो है भारत ट्रेड फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। और किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। ये जो है विभाग पूछा जा सकता है, मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। इसका आगे बात करते हैं इसका जो है थीम क्या है, तो थीम जो है टेक्सटाइल फैशन सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम है। देखिए जब भी कोई आयोजन होता है तो उसका थीम क्या रहा है और वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है इसका मुख्य स्थल जो है कहाँ पे, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कब से, तो 12 से 17 फरवरी 2025 तक चलेगा। और सहायक आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है, सहायक आयोजन की बात करते हैं तो ये जो है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे भी 12 से 15 फरवरी तक चलेगा। मतलब सहायक आयोजन मुख्य रूप से ये पूछा जा सकता है भारत मंडपम में, और भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया था। उसके अलावा बात करते हैं जो पार्टनर स्टेट कौन से, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये जो है पार्टनर स्टेट हैं, इसमें याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं विदेश में बात करते हैं तो 110 देशों के जो है 5000 से अधिक जो है प्रदर्शक आएंगे और 6000 से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय खरीदार आएंगे इसमें। तो याद रखिए विदेशों से भी ये भी संख्या पूछी जा सकती है। आइए आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है माउंट एटना ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय। तो ये जो है पहली बात तो इसकी अवस्थिति पूछी जा सकती है। तो इटली की माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और माउंट जो एटना है उसको अगर बात करते हैं वो इटली की दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप में स्थित है। कहाँ पे, तो ये द्वीप पूछा जा सकता है, सिसिली द्वीप में जो है एटना ज्वालामुखी स्थित है। उसके अलावा बात करते हैं कि जो है अल्फास के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, तो एटना है। ठीक है, एटना जो है किसकी, तो इटली की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे स्थित है, तो अल्फास के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अभी दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है
यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, और इसके जो है इसके अलावा ये बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो इतना आपको याद रखना है। ये अवस्थिति पूछी जा सकती है कि अवस्थिति तो कहाँ है, तो इटली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कौन से द्वीप में स्थित है, सिसिली द्वीप में स्थित है, और दोबारा जो है वो फिर से जो है सक्रिय हो गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रदर्शित किया गया था। तो ये जो है अमेरिका के द्वारा प्रदर्शित किया गया। आज क्यों चर्चा में है, क्योंकि आज की बात करते हैं तो 13 फरवरी 1946 में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा, इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रदर्शित किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका के द्वारा कब किया, 1946 में 13 फरवरी को। फिर यहाँ पे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला जो है गवर्नर कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, और अभी हाल ही में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सरोजिनी नायडू जी की। तो ये जो है पहली बात तो स्वतंत्रता सेनानी भी थी और कवित्री भी थी। ठीक है, कविताएं वगैरह भी करती थी। ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इनका जो है 13 फरवरी 1879 में जन्म होता है। ठीक है, 1879 में जन्म होता है इनका, और आज के दिन हुआ था हैदराबाद में। कहाँ पे, तो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में जन्म होता है, इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में। और ये पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, पूछा जरूर जाएगा, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं 1912 में इन्होंने एक पहली अपनी पुस्तक जो है कविता प्रकाशित की थी। कौन सी प्रकाशित हुई थी, तो इनकी कविता जो थी वो महत्वपूर्ण बन जाती है। कविता कौन सी थी, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये जो है पहली प्रकाशित हुई थी इनकी कविता। तो यहाँ पे कब प्रकाशित होती है, तो 1912 में। देखिए ये नाम भी महत्वपूर्ण बनता है, इनके जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इनकी जो कविता पहली कौन सी, तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद 1912 में प्रकाशित होती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनको जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। और जो उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण 1925 आता है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी चुनी गई थी 1925 में। फिर बात करते हैं समन्वय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह में भाग लिया था इन्होंने। और बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो उत्तराखंड था और जो उत्तर प्रदेश था वो संयुक्त था, 2000 में अलग होता है। तो उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश जाना जा सकता है, और जो है पहली महिला राज्यपाल बनी थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वैसे संयुक्त जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश था तब बनी थी, याद रखिए। अब यहाँ पे ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और बात करते हैं भारत की पहली महिला न्यायाधीश, तो जो सर्वोच्च न्यायालय की, तो फातिमा बीबी, उनका जो है 2023 में निधन हो गया है। ठीक है, उनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके अलावा बात करते हैं लोकसभा की अध्यक्ष पहली महिला, तो मीरा कुमार थी, याद रखिएगा। ये पहली महिलाएं जरूर पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण चर्चाएं थी, यहाँ पे जो भी 13 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।